प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने आज से स्टार्ट किया है। तो आज के इस वीडियो में पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, फिर आने वाले वीडियोस में हम लोग ऑप्टिकल और कन्फॉर्मर्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं, मतलब जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, उस सब के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। along with that we'll be solving some questions as well. if अगर मुझे लगा कि सफिशिएंट क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं हो पाया तो मैं क्वेश्चंस के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं और काम पे सीधा सीधा आते हैं। देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या था, बॉन्ड कनेक्टिविटी ही चेंज हो जा रहा था। चेन आइसोमर या पोजीशन आइसोमर या कोई भी ऐसा फंक्शनल आइसोमर, कोई भी आइसोमर था, उसमें बॉन्ड कनेक्टिविटी चेंज हो रहा था। मतलब कहीं पे 2 डिग्री कार्बन है तो किसी में 3 डिग्री कार्बन, किसी में 1 डिग्री है तो 2 डिग्री आ जाता था। बॉन्ड कनेक्टिविटी चेंज हो रहा था। इसमें क्या होगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, चाहे वो ज्योमेट्रिकल हो या ऑप्टिकल हो, बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम रहेगा, बट स्पेस में 3 डायमेंशन में ओरिएंटेशन, ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा। और ग्रुप्स का डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। देखो, आइसोमर्स का बेसिक चीज यही है कि या तो उसकी फिजिकल या केमिकल या फिजिकल केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज में अगर डिफरेंस आ जाए तभी तो तुम बोलोगे कि वो अलग अलग कंपाउंड है। राइट, आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है। समझ रहे हो बात कि आइसोमर्स है तो ट्विन ही। राइट, जैसे ट्विन बच्चा होता है वैसे ट्विन ही है, बट क्या ट्विन ट्विन में सब चीज सेम तो नहीं होता। तो वही चीज है कि जो तुम्हारे आइसोमर्स हैं उनमें प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। तो भाई इसमें किसी कारण से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर चेंज आता है तो हम बोलते हैं वो आइसोमर है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो अपने को पता है, एंड बॉन्ड कनेक्टिविटी, सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी। ठीक, बॉन्ड कनेक्टिविटी मतलब जैसा बॉन्ड एक में दिखेगा वैसा ही बॉन्ड दूसरे में भी दिखेगा। अभी मैं समझाऊंगा तुमको इस चीज को। बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, 3 डायमेंशन स्पेस में उसका अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है, ऑफ एटम्स एग्जिस्ट ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये एक इंपॉर्टेंट बात, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में तुमको पता है, केमिकल बॉन्डिंग में तुमने पढ़ा होगा कि भाई साहब डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। नमस्ते कर रहा हूं आपको, नमस्ते में आप देख रहे होंगे ये पाइलाइटरल साइडवेज ओवरलैपिंग है। अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो नमस्ते टूट जाएगा। समझ रहे हो बात, किसी से गले मिले, है ना, महसूस करो, किसी से गले मिले तो वो साइडवेज ओवरलैपिंग हो गया। किसी से हाथ मिलाए वो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गया। तो हाथ मिलाया सिग्मा बॉन्ड, गले मिल लिए पाई बॉन्ड। ठीक है, इसलिए गले मत मिलना, क्योंकि पाई बॉन्ड अगर गले मिल के फिर पाई, अगर पाई बॉन्ड टूट गया तो फिर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। तो पाई तो पाई कोशिश करना कि पाई बॉन्ड बनाए तो ऐसे बनाए कि टूटे नहीं, रोटेट नहीं हो। ठीक है, तो ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड और रिंग, रिजिड रिजिड रिंग स्ट्रक्चर, रिंग में भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है क्योंकि वो एक दूसरे से कन्फाइंड होता है। ठीक है, तो वहां पे भी रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन होता है। तो कहीं पे भी अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से मॉलिक्यूल स्पेस में अपने आप को रोटेट नहीं कर पाएगा, तो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि वो आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया। ठीक है, ओके। अब भाई साहब, क्या क्या कंडीशंस हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए। कंडीशंस, पहला तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और दूसरा तो रिस्ट्रिक्ट, जैसे मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मैंने लगा दिया ए, यहाँ पे लगा दिया मैंने बी, यहाँ पे लगा दिया मैंने एम, यहाँ पे लगा दिया मैंने एन। तो एक तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। ठीक, और दूसरा द टू ग्रुप्स एट ईच एंड शुड बी डिफरेंट। ये जो ग्रुप्स तुमको दिख रहा है ए और बी, ये दोनों आपस में अलग अलग होना चाहिए। आपस में अलग, ये सेम हुआ तो अगर मान लो इसका पोजीशन मैं चेंज करूं, बी को ऊपर कर दूं, ए को नीचे कर दूं, और दोनों सेम ही है, तो ये अगर राम है तो ये भी राम हो जाएगा।
अब राम को ऊपर कोई सा भी राम ऊपर कोई सा भी राम नीचे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये a शुड नॉट बी इक्वल टू b एंड m शुड नॉट बी इक्वल टू n, शुड नॉट बी इक्वल टू n, ऐसा होना चाहिए। ये दोनों ग्रुप्स आपस में डिफरेंट होने चाहिए, मतलब ये जो एक कार्बन से जो दो ग्रुप है ये अलग होने चाहिए, इस कार्बन पे जो ग्रुप है और इस कार्बन पे जो ग्रुप है ये सेम हो सकता है, मतलब m कैन बी इक्वल टू a और m कैन बी इक्वल टू b, बट a और b शुड नॉट बी इक्वल और m एंड n शुड नॉट बी इक्वल। इसका मतलब ये है कि C डबल बॉन्ड C, मैंने यहाँ पे Cl लगाया, मैंने यहाँ पे Cl लगाया, लगा सकता हूँ, यहाँ पे H लगाया, यहाँ पे H लगाया। तो भाई साहब जरा इसको देखिए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, क्यों? क्योंकि इस कार्बन से जो दो ग्रुप है Cl और H ये दोनों अलग अलग है, इस कार्बन से भी जो दो ग्रुप है Cl और H ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेम हो सकता है, ये दोनों सेम हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये शो कर रहा है। अब तुमको ये बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में दो प्रकार के जीआई होते हैं, एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। तो अगर दो सेम टाइप के ग्रुप, अगर दो सेम टाइप के ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड है तो हम लोग बोलेंगे कि वो सिस आइसोमर है। कौन सा आइसोमर? सिस आइसोमर। दोनों Cl देखो डबल बॉन्ड के सेम साइड, या दोनों H को देखो डबल बॉन्ड के सेम साइड, तो ये कैसा है? सिस है, सिस, ठीक। अब यही Cl Cl ऑपोजिट हो जाता तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। अगर मान लो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये Cl और Cl एक दूसरे के ऑपोजिट चला गया, या फिर बोलो H और H एक दूसरे के ऑपोजिट चला गया। तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर। तो सेम टाइप का ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड है सिस, सेम टाइप का ग्रुप डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड है तो उसको बोलते हैं ट्रांस। अब तुम ये सोचो कि मास्टर साहब अगर हम इसको रोटेट कर दें, मतलब Cl ऊपर कर दे H नीचे कर दें, रोटेट कर दे तो यही बन जाएगा। फिर आप क्यों बोल रहे हो ऐसे कि भाई ये दोनों अलग अलग है? तो अभी मैंने तुमको क्या बोला कि ये गले मिल चुका है, और जब गला मिल लेता है तो रोटेट नहीं कर सकते, रोटेट करेंगे तो फिर टूट जाएगा बॉन्ड, इसलिए ये रोटेट हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। इसी वजह से ये दोनों अलग अलग है। अब क्यों अलग है समझो, तुम अगर कायदे से देखो तो ये Cl और ये Cl, इन दोनों का अगर मैं डाइपोल मूवमेंट चेक करूं तो भाई ये Cl इधर खींच रहा होगा और ये Cl इधर खींच रहा होगा। H और H का अगर देखा जाए तो ये H ऐसे होगा, ये H ऐसे होगा, ये H और H आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है क्योंकि 180 डिग्री पे। Cl एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है क्योंकि 180 डिग्री पे। तो अगर मैं इसका देखूं तो नेट डाइपोल मोमेंट म्यू नेट इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 0। बट क्या यहाँ 0 आएगा? ये Cl आपस में ऐड हो जाएगा, तो इसका म्यू नेट जो होगा प्यारे बच्चों वो 0 नहीं है। अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो ये है तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूल। कैसा है? पोलर है। और ये कैसा है? नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर है। इसी वजह से एक का डाइपोल मोमेंट आ गया 0, एक का डाइपोल मोमेंट आ गया नॉन 0। अगर ऐसा है तो दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा कि नहीं? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एक में कम होगा। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब डेंसिटी सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ गया कि नहीं? आ गया। और प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ गया तो ये कैसा है? ये एक आइसोमर कहलाएगा। राइट? बेसिक बात समझ आया कि डबल बॉन्ड है तो उसकी वजह से रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल्स स्पेस में डिफरेंट है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट आएगा। ठीक है, वेरी गुड, छाप लो। चलते हैं आगे। अब देखो कहां कहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो एक तो है कि C डबल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दो मतलब दो कार्बन के डबल बॉन्ड है, ऐसा वाला सिस्टम अगर हो जिसमें अभी हम लोगों ने देखा, तो एक बात ध्यान रखना, C मान लो मैं यहाँ पे फ्लोरीन लगा दूं, यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूं, यहाँ पे आयोडीन लगा दूं, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है? तो द आंसर इज हाँ है।
क्यों है? क्योंकि बेसिक कंडीशन क्या था ज्योमेट्रिकल आइसोमर का? पहला था कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, वो तो है, और दूसरा था कि ये दोनों ग्रुप आपस में सेम नहीं होने चाहिए, तो सेम तो नहीं है। ये भी दोनों ग्रुप आपस में सेम नहीं होने चाहिए, तो सेम नहीं है। इसमें चारों में से कोई भी ग्रुप आपस में सेम नहीं है, और उससे कोई मैटर नहीं करता। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये बी यहाँ और यहाँ वाला सेम ही होना चाहिए या यहाँ वाला सेम हो, चारों अलग अलग होगा तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। बट अब इसमें तुम सिस और ट्रांस नाम नहीं दे सकते, क्योंकि सिस ट्रांस के लिए सेम टाइप का ग्रुप रहेगा तभी बता पाओगे। तो ऐसे में ईजेड नोमेनक्लेचर होता है, जो कि आगे इस वीडियो में ही आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। बट हाँ, क्या पूछा जाएगा कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करता है? द आंसर इज यस। अब इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तुमसे ये पूछा जाए कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, तो देखो बताता हूं। क्या करना, यहां पे बी आर को फिक्स कर दो, और इसके ऑपोजिट एक में सी एल कर दिया, एक में इसके ऑपोजिट एफ कर दो, एक में इसके ऑपोजिट आई कर दो। सी डबल बॉन्ड सी बी आर, यहाँ पे एफ था तो अब यहाँ पे सी एल कर दो, यहाँ एफ कर दो, यहाँ पे आई कर दो, सही है। तो बी आर के ऑपोजिट एफ कर दिया और बी आर के ऑपोजिट सी एल कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं, सी डबल बॉन्ड सी, बी आर यहां रख दिया, बी आर के ऑपोजिट अब मैं आई कर देता हूं, और यहां पे लेके आ जाता हूं किसको, एफ को ले आओ, चलो ये हो गया। क्या और पॉसिबिलिटी है? अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं तुमको कि मैं ऐसा कर देता हूं, इस आई को ऊपर करके सी एल को नीचे कर देता हूं, बी आर एफ आई सी एल। अब देखो, बी आर के ऑपोजिट सी एल पहले भी था, यहां भी है, बी आर के ऑपोजिट सी एल पहले भी है, लेकिन जिससे बी आर जुड़ा हुआ है, जिससे बी आर जुड़ा हुआ है, उससे इस वाले में कौन जुड़ा था, आयोडीन, और जिससे बी आर जुड़ा हुआ है उससे इस वाले में कौन जुड़ा है, फ्लोरीन। तो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं? तो ऐसे तुमको चेक करना है कि इसके अंदर और कितने हो सकते हैं। तो इतना तुम अगर इतने स्ट्रक्चर्स अगर तुम बनाने जाते हो तो इसमें तुमको कंफ्यूजन होगा, तो सीधा सीधा तुम क्या करोगे, बी आर का ऑपोजिट सी एल किया, इसका दो आइसोमर बनेगा, एक ई बनेगा एक जेड बनेगा। वैसे ही बी आर के ऑपोजिट एफ किया, इसका भी दो आइसोमर बनेगा, एक ई बनेगा एक जेड बनेगा। ई जेड मतलब आगे सीखो, जैसे सिस ट्रांस होता है ना, वैसे ही ई और जेड होता है। और बी आर के ऑपोजिट आई किया, इसका एक ई बनेगा एक जेड बनेगा, तो टोटल कितना बनेगा, 6। समझ रहे हैं? वो 6 तुम इसका स्ट्रक्चर भी बना के कर सकते हो। जैसे एक हमने ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, पांचवा क्या होगा बताओ? पांचवे में क्या करोगे, जैसे तुमने यहाँ पे बी आर के साथ एफ को लगाया, ठीक है, अब तुम क्या करो, एक स्ट्रक्चर ये बना दो, सी डबल बॉन्ड सी बी आर, यहां पे लगा दिया तुमने एफ के जगह पे सी एल को, सी एल लगा दिया, और यहाँ पे तुम्हारा कौन है, यहाँ पे बी आर सी एल एफ, और तीसरा चौथा कौन है, आई। अब देखो, बी आर के ऑपोजिट आई वाला तो पहले भी था, बी आर के ऑपोजिट आई वाला तो पहले भी था, लेकिन इसमें बी आर के साथ कौन था, एफ, इसमें बी आर के साथ कौन है, सी एल, ठीक है। इसका एक और बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी बी आर के अपोजिट हमने एफ को लगा दिया, आई को ऊपर कर दिया और सी एल यहाँ कर दिया। अब देखो, बी आर के ऑपोजिट कौन है, एफ, बी आर के ऑपोजिट एफ वाला तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ बी आर वाले से कौन जुड़ा है, आयोडीन, यहाँ बी आर वाले से कौन जुड़ा है, क्लोरीन। तो दीज आर द 6 पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। टोटल 6 बनेगा इसका, समझा? अब ये 6 तुम ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करने में टाइम लगेगा ऑब्वियसली, तो तुम डायरेक्टली इसको कैसे कर सकते हो कि तुम ये बोलोगे कि भाई एक ये जो स्ट्रक्चर है इसका एक सिस और एक ट्रांस बनेगा। अब चूंकि इसमें सिस ट्रांस नहीं बोल सकते हैं तो क्या बोलेंगे, ई और जेड। तो एक इसका ई जेड, एक इसका ई जेड, एक इसका ई जेड, ये तीनों पहले बनाया था ना, इसका ई जेड, तो कितना हो गया, 6 हो गया, सीधा सीधा कर सकते थे, या तो तुम ड्रॉ कर लो, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। और कहां पे हो सकता है, अगर मान लो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्डेड सिस्टम है तो भी होगा, कार्बन और नाइट्रोजन है, यहां मैंने लगा दिया कुछ भी CH3, यहां मैंने लगा दिया H,
यहाँ मैंने लगा दिया कुछ, मान लिया CH3 ही लगा देते हैं, और यहाँ मैंने लगा दिया एक लोन पेयर तो रहेगा ही नाइट्रोजन के पास, तो लोन पेयर भी एक ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, मिथाइल, ये सब एक ग्रुप है, वैसे लोन पेयर भी एक ग्रुप है। अब देखो दोनों मिथाइल सेम साइड है, तो ये तुम्हारा कैसा आ गया, सिस। और अगर मान लो C डबल बॉन्ड N CH3 CH3 H और यहाँ लोन पेयर, ये कैसा आ जाएगा, ट्रांस। सही है। तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। इट्स नॉट ओनली कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में भी होगा। इसको बोलते हैं एजो कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, एजो, AZO। नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाला जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं एजो कंपाउंड्स। ठीक है भाई साहब, यहां भी होगा। अब यहाँ पे सिस और ट्रांस नहीं बोलते हैं, यहाँ पे सिन और एंटी बोलते हैं। मतलब क्या है, N डबल बॉन्ड N, मान लिया जाए मैंने यहाँ Cl लगाया, यहाँ Cl लगाया, तो इस दोनों तरफ, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों जगह पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ गया। अब इस लोन पेयर की वजह से दोनों लोन पेयर एक साइड, दोनों Cl एक साइड, तो ऐसे वाले को अपन बोलते हैं सिन। इसमें सिस और ट्रांस नहीं बोलते, नाइट्रोजन वाले में ध्यान रखना है, इसमें सिन और एंटी बोलते हैं। अब एंटी कौन सा हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N, इधर मैंने Cl, इधर मैंने Cl, इधर मैंने लोन पेयर लगाया, इधर मैंने लोन पेयर लगाया, ये कैसा हो गया, एंटी। ऑपोजिट चला गया, एंटी। सेम साइड है, सिन। ठीक है। ये ऑक्साइम, इसको, ये बेसिकली थोड़ी देर पहले जो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाला देखा था उसी का एक तरह से समझो, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो और नाइट्रोजन से अगर OH जुड़ा हो तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग ऑक्साइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्साइम। तो इसमें भी होगा, क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे CH3 लगाता हूँ, यहाँ मैंने H लगा दिया। अब ये चारों डिफरेंट है, ये चारों कैसा है, डिफरेंट है। ये एक दूसरे के सेम नहीं है, ये एक दूसरे के सेम नहीं है, और आपस में भी चारों डिफरेंट है। तो इसमें ना तुम सिस ट्रांस बोल सकते हो, ना सिन एंटी बोल सकते हो। इसमें क्या लगेगा, E और Z, जो कि आगे देखेंगे। ठीक है। इसका दूसरा आइसोमर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, C डबल बॉन्ड N, इधर को आ गया CH3, इधर को आ गया H, इधर आ गया OH, और ऊपर चला गया लोन पेयर। यही दोनों इसका आइसोमर आएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब साइक्लोएल्केन में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, देखो साइक्लोएल्केन में भी बॉन्ड्स कन्फाइंड है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। अब अगर वो रिजिड, साइक्लोएल्केन्स आर रिजिड स्ट्रक्चर्स, अगर ये रिजिड है तो इसमें भी रोटेशन नहीं होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। और अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रोटेशन में समस्या है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है। ठीक, अब कैसे होगा वो समझो। देखो एक बात समझना, जहां जहां पे अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखे हो, तो जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसको हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ये एक स्टीरियो सेंटर है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये क्या है, स्टीरियो सेंटर। जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेंटर। ठीक है। जैसे मान लो ये है, तो इसमें ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टीरियो सेंटर। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करूं, कार्बन कार्बन, यही अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, ये क्या कहलाएगा, स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। ठीक है। तो रिंग में स्टीरियो सेंटर कौन होगा, साइक्लोएल्केन में। तो साइक्लोएल्केन में जो पूरा मॉलिक्यूल है, मतलब पूरा साइक्लोएल्केन जो है, वही स्टीरियो सेंटर होता है। अब इसमें कैसे होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखो जैसे मान लो ये मेरा साइक्लोप्रोपेन है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, वेज पे लगा दिया Cl को, और यहाँ पे डैश पे लगा दिया Cl को। वेज और डैश का मतलब, वेज का मतलब जो प्लेन के बाहर आ रहा है, और डैश जो प्लेन के
अंदर जा रहा है। ठीक है, दूसरा मैंने इसका बनाया, दोनों को सॉरी दोनों को मैंने किस पे डाल दिया, वेज पे डाल दिया, मतलब दोनों प्लेन के बाहर। तुम दोनों वेज पे डालो या दोनों डैश पे डालो, एक ही बात होगा। ठीक है, यहाँ Cl, यहाँ Cl। अब तुम समझो, मेरे हाथ को समझो, ये साइक्लोप्रोपेन है। तो एक ये एक कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो मान लो मैंने एक ऊपर डाला और एक नीचे डाल दिया। जैसे मान लो कि एक को मैंने ऐसा ऊपर डाला, कैसे होल्ड करूं, समझ जाओ तुम, एक को ऊपर डाला और एक को ऐसा नीचे डाला, तो ये तुम्हारा ट्रांस दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ट्रांस। अब दोनों को ऊपर डाल दो ऐसा, तो सिस हो जाएगा। दोनों को ऊपर डालो या दोनों को नीचे डाल दो ऐसे, तो भी क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो साइक्लो एल्केन, जैसे मान लो साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए तुम मान लो कि ये साइक्लोब्यूटेन है, चार, एक दो तीन चार कार्बन है। अब तुम समझो, मैं क्या कर रहा हूं, इस जगह पे एक ऊपर, ये वाला ऊपर, और यहाँ पे भी ऊपर, दोनों जगह ऊपर ऊपर कर दिया, यहाँ भी ऊपर यहाँ भी ऊपर, तो ये सिस हो जाएगा कि नहीं। अब मैं यहाँ ऊपर करता हूं और यहाँ वाले को नीचे कर देता हूं, ये कैसा हो जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे है, ट्रांस। अब बात समझो, ये तुम्हारा एक कार्बन, ये दूसरा 1 2 कार्बन है, मतलब 1 2 मतलब एक दो तीन चार, तो ये 1 2 है। क्या मैं एक 1 पे लगाऊं, 2 पे या 1 पे लगाऊं, या मान लो एक मैं यहाँ पे लगाऊं और दूसरा मैं यहाँ लगा दूं, तो भी तो करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्टीरियो सेंटर पूरा पूरा रिंग ही है, कोई बॉन्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बॉन्ड स्टीरियो सेंटर है, पूरा रिंग ही रिजिड है। तो मैं यहाँ और यहाँ लगा के भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ और यहाँ लगा के भी कर सकता हूँ, कि इस जगह पे एक कार्बन ऊपर, एक ग्रुप ऊपर है, यहाँ का ग्रुप ऊपर है, दोनों ऊपर ऊपर है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिस। ये ऊपर और यहाँ का नीचे, ये कैसा हो जाएगा, ट्रांस। तो इसमें पोजीशन बदल बदल के भी चेक कर सकते हैं। जब तुमसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर या टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना होगा, तो समझा बात। आई होप समझ आ गया होगा इससे। चलो आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांस, और ये कैसा हो जाएगा, सिस। तो मैं जो तुमको समझाना चाह रहा था कि अगर मान लो साइक्लो ब्यूटेन है, मैंने यहाँ एक मिथाइल लगाया, यहाँ एक मिथाइल लगाया, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, 1 2 वाले का सिस है। अच्छा, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ बाहर, अंदर के लिए अंदर बना दूंगा, अब ये वेज डैश में टाइम लगता है बनाने में। ये तुम्हारा सिस हो गया 1 2 का, और 1 2 का ही अगर मैं ट्रांस बनाना चाहूँ तो एक ऊपर एक नीचे, ये तुम्हारा क्या हो गया, ट्रांस। इसी में मैं 1 3 भी तो कर सकता हूँ, जो अभी सिखाया, ये बाहर ये बाहर, तो ये 1 3 का सिस है, और ये अंदर और ये बाहर, ये 1 3 का ट्रांस है। समझा बात, यही है सिंपल। तो पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। अब मैं 1 3 के जगह पे इसको शिफ्ट करके यहाँ करूंगा तो वो भी 1 2 ही हो जाएगा, तो सेम ही रहेगा। ठीक है, इसलिए वो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर मान लो प्यारे बच्चों, आपको बोला जाए कि साइक्लोपेंटेन में, डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन का कितना टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, अगर ये प्रश्न तुमको दिया गया तो तुम एक बात समझो, डाई मिथाइल साइक्लो, इसने ये नहीं बोला 1 2 डाई मिथाइल या 1 3 डाई मिथाइल, इसने सिर्फ बोला डाई मिथाइल, तो तुमको 1 2 भी लेना पड़ेगा, तुमको 1 3 भी लेना पड़ेगा, जो जो पॉसिबिलिटी होगा सब देखना होगा। तो मैंने साइक्लोपेंटेन लिया, अब मैं एक यहाँ लगाता हूँ एक यहाँ, ये 1 2 हो गया। अच्छा, कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर 1 1 क्यों नहीं कर रहे हैं, एक ही कार्बन पे दोनों लगा देंगे।
तो एक ही पे दोनों लगाओगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा ही नहीं, तुमको पहले ही पता है। एक पे दोनों सेम ग्रुप रहेगा तो जीआई नहीं होगा। तो ये इसके अंदर दोनों बाहर, एक बाहर एक अंदर। अब क्या करेंगे, 1 3 कर देंगे, बाहर बाहर 1 3 का, एक बाहर एक अंदर। अब मैं इसको उठा के यहां पे लेके जाऊंगा तो ये 1 4 नहीं है, ये 1 3 ही हो जाएगा, समझो। अगर मैं ये 1 है और मैं यहां पे लेके चला गया तो तुम इधर से गिनती करोगे 1 2 3 4, ये तो 1 4 हो गया, लेकिन इधर से करोगे गिनती 1 2 3, ये 1 3 है, बेसिकली सेम ही है, तो ये नहीं होगा। तो टोटल इसके जीआई कितने आ गए, टोटल जीआई कितने आ गए, 4। समझ आया, आया समझ, वेरी गुड, आ ही गया होगा। अगर मान लो कि मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूं, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूं। अगर मान लो, यार स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है, अगर मान लो मैंने बोला कि जीआई इन डाइमिथाइल, डाइमिथाइल की जगह डाइक्लोरो कुछ और भी दे सकता है, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कितना होगा, टोटल जीआई इन डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, एक बार ट्राई करो। चलो अब देखो मैं बताता हूँ कितना होगा। क्या इसमें पोजीशन फिर से नहीं दिया कि 1 2 लेना है या 1 3 लेना है या 1 4 लेना है, इसमें 1 4 भी हो सकता है। तो देखो 1 2 का 2 आएगा, एक सिस आएगा और एक ट्रांस, अंदर बाहर, ठीक। 1 3 का भी 2 आएगा, दोनों बाहर, एक अंदर एक बाहर, और 1 4 का भी 2 आएगा, दोनों बाहर और एक अंदर एक बाहर। तो इसके टोटल कितने आ गए भाई साहब, कितने आ गए, 6 आ गए। समझा बात, वेरी गुड। तो ऐसे करना है, ठीक है। तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम लोग, मैं होमवर्क दे रहा हूं और उसको तुम लोग आंसर को कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूं। टोटल नंबर ऑफ जीआई इन हेक्सामिथाइल साइक्लोहेक्सेन, हेक्सामिथाइल मतलब हर एक कार्बन पे एक एक मिथाइल लगा है, ठीक है। हर एक कार्बन पे एक एक मिथाइल लगा है, इसका तुमको आंसर कमेंट करना है, ठीक। मैं तुमको ये बता देता हूं कि इसको करेंगे कैसे, हिंट मतलब तरीका क्या होगा। देखो इसमें क्या है, 6 का 6 प्लेन के बाहर है, ऊपर है। अब तुम क्या करोगे, 5 को ऊपर रखना, 1 को नीचे रखना, 5 को ऊपर 1 को नीचे में दिखना, जितना भी पॉसिबिलिटी है बना लेना, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगा। फिर क्या करोगे, 4 को ऊपर 2 को नीचे, ऐसे करके करना है, ठीक। 4 को, कोई भी 4 को ऊपर रखना है, बाकी 2 को नीचे रखना है, तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका आंसर बहुत ज्यादा नहीं आएगा, ठीक, इसलिए पूछने लायक। अगर आंसर 10 तक आ रहा है, ठीक, तो समझो कि वो क्वेश्चन पूछने लायक है। ओके, आगे चलते हैं। साइक्लोएल्कीन्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, बिल्कुल होता है। साइक्लोएल्कीन्स में तुमको एक चीज बस ध्यान में रखना है कि रिंग के अंदर कम से कम 8 कार्बन होना चाहिए, राइट। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन रिंग फॉर cycloalkene to show GI, minimum number of carbon required in ring कितना होना चाहिए, 8, कम से कम 8 कार्बन। अगर तुमसे पूछा जाए
कि ये बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा? ये नहीं करेगा। क्या ये करेगा? ये भी नहीं करेगा, क्योंकि रिंग के अंदर कितना कार्बन है? 6 कार्बन है, और अगर 6 कार्बन है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, क्या ये करेगा? क्या ये शो करेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि इसमें 7 कार्बन है। बट अगर तुमसे पूछा जाए क्या ये करेगा, द आंसर इज यस, क्योंकि इसमें रिंग में कितना कार्बन है? 8। देखो यहाँ पे H है और यहाँ भी H है, ये कैसा होगा? सिस। इसका तुम ट्रांस भी बना सकते हो। ठीक है, इसका तुम ट्रांस भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? ये देखो ट्रांस, इधर H ऊपर है और इधर H नीचे। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसका H अपने नीचे क्यों बनाया, ऊपर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ऊपर पहले से एक बॉन्ड है। ऊपर देख रहे हो, ये बॉन्ड पहले से है। इसको नीचे नहीं बना सकता क्योंकि नीचे पहले से एक बॉन्ड है, तो कहाँ बनेगा? ऊपर। तो ये कैसा हो गया? ट्रांस। तो अगर रिंग के अंदर मिनिमम 8 कार्बन है, 8 कार्बन, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा साइक्लोएल्कीन में। ठीक, अब इसमें क्या है, ये क्यों नहीं करता है? क्योंकि तुम इसमें डबल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज करके देख लो, ये सिस का सिस ही रहेगा, ट्रांस हो ही नहीं पाएगा। ठीक, तो ये थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल ही नहीं होता है कि वो मुड़ के ट्रांस बना ले। कम से कम 8 कार्बन चाहिए होगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ एलीन्स में। एलीन्स के अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। एलीन्स में एक खास बात है, एलीन्स मतलब जिसके अंदर लगातार डबल बॉन्ड हो, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड हो। ठीक है, देख एक बात इसमें सिंपल सा समझो, मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा तरीका बताता हूँ तुमको कि कैसे तुम्हारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, स्कॉलर बनने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुमको। क्या करोगे, देखो एक बात समझो, ये जो रहता है पहला, ये समझना कि पहला जो डबल बॉन्ड है, ये अगर एक्स वाई प्लेन में है ना, तो अगला वाला वाई जेड प्लेन में आएगा। अगर एक और डबल बॉन्ड आएगा तो अगला वाला एक्स वाई प्लेन में आएगा। तो एक बात समझना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जो दोनों लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला जो कार्बन होगा, जो लास्ट वाला दोनों होगा, वो सेम प्लेन में रहना चाहिए। समझा बात? वो क्या रहना चाहिए? सेम प्लेन में। अगर सेम प्लेन में रहेगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर लेगा, प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है, तो अगर ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है और दो ही डबल बॉन्ड है, तो भाई ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। मुद्दे की बात ये है कि सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, मैंने यहाँ पे लगा दिया Cl। एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे जो दो ग्रुप है ये डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ Cl और यहाँ H लगा दिया। तुमसे पूछा जाएगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो तुम्हारा आंसर होगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये कौन सा प्लेन आ गया? वाई जेड। क्या दोनों लास्ट वाला जो कार्बन है, क्या इन दोनों का प्लेन सेम आ रहा है? द आंसर इज नो, प्लेन सेम नहीं आ रहा है तो नहीं करेगा। ठीक, तो जीआई नहीं करेगा। अगर मान लिया जाए सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ऐसा है, और यहाँ मैंने Cl और यहाँ मैंने H लगा दिया, यहाँ मैंने H और यहाँ Cl लगा दिया। अब ये आपका अगर एक्स वाई प्लेन है तो ये क्या आएगा? वाई जेड। फिर अगला वाला क्या आएगा? फिर से एक्स वाई आ गया। तो क्या इन दोनों कार्बन का प्लेन सेम है? द आंसर इज यस। इसका मतलब ये जीआई शो करेगा। सही है। अब इसको तुम जनरलाइज कर सकते हो। जनरलाइज ये करोगे कि अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, यहाँ देखो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो जीआई नहीं करेगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो जीआई करेगा। ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो ये जीआई शो नहीं करेगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो ये जीआई शो करेगा। सही है, ऐसे बस दिमाग में बिठा लो, ज्यादा टाइम वेस्ट इस पे नहीं करेंगे। जो एलीन्स में होता है सेम चीज स्पाइरो कंपाउंड्स में भी होते हैं। स्पाइरो में भी सेम चीज है। अगर ये एक्स वाई प्लेन है, स्पाइरो क्या बोलते हैं? जिसमें एक ही कार्बन से 2 3 4 5 रिंग ऐसे कंटिन्यूएशन में जुड़ा रहे, तो दो रिंग्स जब एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसको स्पाइरो बोलते हैं। अगर ये एक्स वाई प्लेन होगा तो ये वाई जेड प्लेन होगा फिक्स है, और प्लेन जैसे ही डिफरेंट होगा तो जीआई नहीं करेगा। तो यहां भी वही है, इवन नंबर ऑफ
रिंग GI शो नहीं करेगा। ऑड नंबर ऑफ रिंग तो GI शो करेगा। जैसे अगर मान लिया जाए हमारे पास है ऐसा, और यहां मैंने CH3H लगा दिया, CH3H लगा दिया, क्या ये GI शो करेगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। वेरी गुड, नहीं शो करेगा क्योंकि इवन नंबर ऑफ रिंग है। CH3H, CH3H, क्या ये GI शो करेगा? कितने रिंग हैं? 1 2 3 4 5। अच्छा, ये तो ऑड है, ऑड नंबर ऑफ रिंग है, तो इसमें GI शो करेगा। तो अगर इवन नंबर ऑफ रिंग रहेगा तो GI नहीं शो करेगा। सेम वही जो एलिन्स में था, सेम स्टोरी बेटा यहाँ पे भी चल रहा है। चलते हैं आगे। अगर मान लो कि एल्कीन और रिंग दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, मतलब ऐसा हो, तो यहां भी वही देखना है, इवन ऑड। CH3H मान लो ये है, तो ये अगर XY प्लेन है तो ये YZ प्लेन है, और ये फिर से XY आ गया। ठीक, तो प्लेन दोनों का क्या आ गया? सेम। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। तो तुम यहाँ क्या देखोगे कि रिंग प्लस डबल बॉन्ड मिला के ऑड है तो होगा, और रिंग प्लस डबल बॉन्ड मिला के इवन है तो नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 रिंग है, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो 3 आ गया। 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब GI कर लेगा। सही है। चलिए, अब देखो, अगला जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे EZ सिस्टम को। किसको देखेंगे? EZ सिस्टम। अब देखो, EZ सिस्टम को समझने के लिए तुमको एक चीज है जिसको बोलते हैं CIP रूल। CIP रूल तुमको आना चाहिए, क्योंकि EZ सिस्टम में क्या होता है, इसमें हम लोग जो ग्रुप्स, एक कार्बन से 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे ये कोई कार्बन है, इससे 2 ग्रुप है, मान लो ये A है, ये B है, ये M है और ये N है। तो ये जो 2 ग्रुप है, इन दोनों में हम प्रायोरिटी सेट करेंगे। किसी एक का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, दूसरे का प्रायोरिटी कम होगा। तो मान लो इसका प्रायोरिटी ज्यादा है तो यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ 1 आएगा तो ऑटोमेटिकली इस पे 2 आ जाएगा। इन दोनों में भी किसी एक का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, दूसरे का कम होगा। मान लो इसका 1 आ गया और इसका 2 आ गया, तो 1 और 1 सेम सेम प्रायोरिटी वाला डबल बॉन्ड के एक तरफ है तो उसको हम लोग Z बोलते हैं, और अगर ऑपोजिट तरफ है तो उसको हम लोग E बोलते हैं। सिंपल है। तो प्रायोरिटी कैसे चेक करते हैं? एक रूल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CIP रूल, कान इन गोल्ड प्रीलॉग रूल। CIP, कान इन गोल्ड प्रीलॉग रूल। ठीक है, ये रूल क्या कहता है कि भाई साहब, ये कहता है कि प्रायोरिटी जो चेक होता है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से होता है। ठीक, तो प्रायोरिटी इज चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। प्रायोरिटी इज चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अब अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी चेक हो रहा है, तो अगर मान लो आइसोटोप आ जाए, एक प्रोटियम एक ड्यूटीरियम आ जाए, आइसोटोप जैसे ही आएगा तो भाई अब तो एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा, तो फंस जाएगा मामला। तो बोला अगर आइसोटोप आता है तो वहां एटॉमिक मास ले लेगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी इज चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज कंसीडर्ड इन केस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के केस में एटॉमिक मास लेना है, तुम क्या करोगे? एटॉमिक मास ही ले लेना, है ना, क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका एटॉमिक मास ज्यादा ही होगा, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस। अब ये नहीं आर्गन को उठा के ले आना कि आर्गन कैल्शियम वो, ठीक है, निकेल और वो सब थोड़ी बॉन्ड बनाता है, वो थोड़ी तुमको कोवलेंट बॉन्ड में दिखेगा। ठीक है,
तो प्रायोरिटी इज चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज कंसीडर्ड इन केस ऑफ आइसोटोप्स। दूसरा चीज, लोन पेयर का सबसे घटिया प्रायोरिटी, लोन पेयर हैज लीस्ट प्रायोरिटी। सबसे सड़ा हुआ कौन है? लोन पेयर, बेचारे को साइडलाइन कर दिया गया है। तीसरा, अब जब तुम एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर देखोगे तो पूरा ओवरऑल ग्रुप का एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर नहीं देखोगे, पहला एटम कौन जुड़ा है वो देखना है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, प्रायोरिटी इज चेक्ड एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे ही प्रायोरिटी को चेक कर लेना है प्यारे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो बताता हूं। देखो, जैसे मान लो हमने ले लिया सी डबल बॉन्ड सी, एक सिंपल सा, पहले तो बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने ये लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें मैं प्रायोरिटी देखूंगा, ये फ्लोरीन, इस कार्बन से दो ग्रुप है, एक फ्लोरीन है एक क्लोरीन है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अगर मैं यहाँ प्रायोरिटी देखूंगा तो फ्लोरीन क्लोरीन में किसका एटॉमिक मास ज्यादा है? ये एटॉमिक नंबर ज्यादा है क्लोरीन का, तो ये आ गया तुम्हारा 1 और ये आ गया तुम्हारा 2। इन दोनों में किसका ज्यादा है? आयोडीन का, ये आ गया 1, ये आ गया 2। 1 और 1 सेम साइड, क्या हो गया? Z। सिंपल। C डबल बॉन्ड C, यहां लगाया मैंने चलो आयोडीन लगा दिया, यहां लगा दिया ब्रोमीन, यहां लगा दिया सेम फ्लोरीन, यहां लगा दिया क्लोरीन। अब अगर मैं यहाँ पे प्रायोरिटी देखूं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 1 ऑपोजिट साइड चला गया तो ये कैसा आ गया? E। सही है, सिंपल। अगर मान लो C डबल बॉन्ड C, यहाँ मैंने CH3 लगाया, यहाँ मैंने NH2 लगाया, यहाँ मैंने OH लगाया और यहाँ मैंने CD3 लगाया, प्रोटियम की जगह ड्यूटीरियम ले लिया, ठीक। अब इसका प्रायोरिटी अपने को चेक करना है बच्चों, प्रायोरिटी देखेंगे। आप बताइए इसमें पहला कौन दिख रहा है? देखो पूरा का मास मत देखना कि CH3 15 मास ले लेंगे, नहीं, पहला कौन दिख रहा है? पहला कार्बन है। पहला कौन दिख रहा है? पहला नाइट्रोजन है। कार्बन नाइट्रोजन में किसका मास या नंबर ज्यादा है? एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास? नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का प्रायोरिटी ज्यादा है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अब इन दोनों में देखें, इसमें पहला कार्बन है, इसमें पहला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्रायोरिटी ज्यादा, ये 1 है और ये 2 है, 1 1 ऑपोजिट, कैसा आ गया? E आ गया, राइट। ऐसे ही C डबल बॉन्ड C, मान लो मैंने यहाँ C लिया और इससे 3 CH3 लगा दिया और यहाँ लगाया OH, यहाँ मैंने लिया साइक्लोहेक्सेन और यहाँ मैंने लिया फिनाइल, फिनाइल, ठीक है। अब इसको अपने को कंपेयर करना, एक बार तुम अपने मन से करो फिर मैं बताता हूं। चलो अब इसको कंपेयर करना है बेटा। यहाँ पे कार्बन पहला, देखो सबका मास मत जोड़ने लगना, गलत हो जाएगा। पहला कौन है? पहला कार्बन है। यहाँ पहला कौन है? ऑक्सीजन, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, राइट। यहाँ देखो, यहाँ कार्बन, कार्बन ही है, यहाँ भी कार्बन, लेकिन यहाँ का जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड वाला होगा। डबल बॉन्ड वाले कार्बन का प्रायोरिटी ज्यादा होगा सिंगल बॉन्ड वाले से। 1 और 1 ऑपोजिट आ गया, कैसा आ गया? E। क्लियर? तो दिस इज वेरी सिंपल, आपको CIP रूल पता रहना चाहिए, ठीक है। पता रहेगा तो आप आसानी से प्रश्न को कर पाएंगे। जैसे मान लो मैं ऐसा लेता हूं, N डबल बॉन्ड N, चलो C ले लो, N डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ऑक्साइम वाला था ना, वही कर रहे हैं। यहाँ मान लो मैंने CH3 ले लिया, यहाँ मैंने CD3 ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड होगा? देखो यहाँ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर तुम देखो, इस जगह पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहला कार्बन, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ो, ड्यूटीरियम, यहाँ प्रोटियम, ड्यूटीरियम का प्रायोरिटी ज्यादा है, ये 1 आ गया,
ये 2 आ गया। और दूसरा बात मैंने क्या बताया, लोन पेयर का सबसे बेकार प्रायोरिटी होता है, तो OH का 1 आ जाएगा, लोन पेयर का 2 आ जाएगा, 1 और 1 ऑपोजिट, हर बार ऑपोजिट ही आ रहा है भाई, बट कोई नहीं, जो आ रहा है वो आ रहा है, सही है। तो ये तुम्हारा ई हो गया, ठीक, बहुत अच्छा। तो ऐसे आप कर लोगे, ठीक है। जैसे कोई सिस ट्रांस है, उसमें भी ईजेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिस ट्रांस वाले में ईजेड नहीं कर सकते, ईजेड यूनिवर्सल है, हर जगह पे नाम डाल सकते हैं, CH3H। अब देखो इन दोनों में ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, 1 1 सेम साइड जेड। तो ध्यान रखना, जो तुम्हारा सिस होगा वो हमेशा जेड ही आएगा, और जो तुम्हारा ट्रांस होगा वो हमेशा ई ही आएगा, सही है सर, वेरी गुड। वक्त बर्बाद ना कर, मैं तो भी गाना गाने लगा था, वक्त बर्बाद न बिन बात के। चलो काम पे आते हैं। हाँ, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बेटा देख, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला मैं तुमको बताता हूं। दो केस है फॉर एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल मतलब कि उसमें सिमेट्री नहीं है, बीच से काटने पे सेम नहीं आएगा, अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा तुम्हारा 2 power n, where n is number of स्टीरियो सेंटर। सिंपल, मतलब की बात यह है कि मान लो मैंने ऐसा लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, और इधर मैंने मान लो CH2 CH3 लगा दिया। देखो इधर मिथाइल है, इधर इथाइल लगा दिया मैंने। अगर यहाँ मिथाइल लेता तो बीच से काटता तो दोनों तरफ सेम आ जाता, तो वो सिमेट्रिकल हो जाता, पर ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। तो ऐसे केस में यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितना है, एक तो ये है और एक ये है, तो n का वैल्यू कितना है 2, तो नंबर ऑफ GI कितना होगा 2 पावर 2 यानी कि 4। अब तुम इस चीज को समझ भी सकते हो कैसे 4 आएगा, भाई इसके लिए सिस ट्रांस, इसके लिए भी सिस ट्रांस, 4 आ जाएगा। बट तुम हर बार ऐसे नहीं सोचना, तुम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगा के तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि अनसिमेट्रिकल है, फॉर एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, तो इसमें फॉर्मूला जो आता है वो आता है नंबर ऑफ GI इज इक्वल्स टू 2 रेज टू n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू p माइनस 1, वेयर p is equals to n by 2 if n is even and p is equals to n plus 1 by 2 if n is odd। अब समझो ये क्या बोल दिया मैंने, जल्दी जल्दी में समझो। ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला है 2 रेज टू n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू p माइनस 1, जिसमें कि n तो पता है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है, n क्या है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, n है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, और p क्या है, अगर n इवन है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर 2 4 6 8 है, तो p होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो बाई 2, n बाई 2, और अगर ऑड है तो उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, अगर मान लो 3 आएगा तो 3 प्लस 1 बाई 2 कर देना, सही है, सिंपल। अब इसका यूज कैसे करना है, अब पिछला वाला क्वेश्चन था उसी को एक्सटेंड कर लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ CH3, बीच में अगर मैं यहाँ से काटू इसको तो 2 बराबर भाग में कट रहा है कि नहीं, मतलब इसके पास एक ऐसा प्लेन है जो इसको सिमेट्री में काट दिया, तो उसको बोलेंगे इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा प्लेन जो 2 इक्वल पार्ट में काट दे, बाइसेक्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब है कि भाई साहब ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, मैंने उल्टा बता दिया।
हाँ, ये एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था, मैं उसमें भी एसिमेट्रिकल लिख दिया हूँ, ये सिमेट्रिकल है, सॉरी। अब देखो, मैं ये एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करूंगा, पहले बता देता हूँ, है ना, ये ह्यूमन एरर है, ये होता रहता है। तो अब मैं बैठ के इसमें एडिटिंग में टाइम वेस्ट करूँ, मेरे पास उतना टाइम ऑनेस्टली नहीं है, क्योंकि मैं कहीं पे पढ़ाता भी हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई हैव माई प्राइवेट ट्यूशंस एज वेल, देर आर मल्टीपल थिंग्स विच आई डू पैरेलली, राइट। सो आई हैव नॉट मच टाइम कि मैं बैठ के एडिट करूँ, काट के इसको निकालूँ, ये सब नहीं करूँगा मैं, ठीक। तुमको इतना, यू हैव टू बी, यू नो, इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, राइट। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ इसको बैठ के मैं बीच में जाके एडिट करूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ वन गो में वीडियो शूट करूँ और उसको सीधा अपलोड कर दूँ, ठीक है। तुमको एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक ही चीज़ पता है कि मुझे बच्चों को वैल्यू एडिशन देना है, मैं उसको कुछ वैल्यू उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि नहीं, इस वीडियो के अंदर बच्चों के लिए मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ कि नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, सिंपल सा बात है। क्वालिटी होना चाहिए, कंटेंट में क्वालिटी होना चाहिए, बच्चों को अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक, उसको मजा आना चाहिए पढ़ने में, इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, तो मैं समझूंगा कि मेरा काम हो रहा है। ऑब्वियसली पिछला ये वाला जो मैंने तुमको बताया, ये तुम्हारा एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था, तो ऑब्वियसली ये सिमेट्रिकल ही होगा, ठीक है। ये गलती से मैंने एसिमेट्रिक लिख दिया था, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के लिए अगर मैं देखूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बीच से काट रहा है, इसका मतलब है कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बेटा यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 2, n का वैल्यू कितना है, 2। अगर n का वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ, तो p कितना होगा, पहले ये भी लिख लेते हैं, जल्दी बोलो, वेरी गुड, P1 आएगा। तो नंबर ऑफ जी आई कितना आएगा, नंबर ऑफ जी आई आ जाएगा 2 n माइनस वन, यानी कि 2 - 1, प्लस 2 P-1 यानी कि 1 - 1, तो 2 1 प्लस 2 यानी कि ये कितना आ गया, 3। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आ जाएंगे, 3। तो अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है उसके अंदर सीधा 2n कर देंगे, ठीक है। चलो, आई होप ये तुमको समझ आया हो। और जो एक होमवर्क दिया है उसको तुम क्या करोगे, उसको तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ठीक है। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सब्बा खैर, नमस्ते, टेक केयर, पढ़ाई करो जम के, ठीक है भाई, जम के पढ़ाई करो, एडिटिंग वेडिटिंग मैं नहीं करूँगा।